हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक में। मेरा जो चल रहा है वो बिहार स्पेशल सीरीज भी चल रहा है और बिहार स्पेशल सीरीज में हम बहुत सारे बातें कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो मिट्टी के बारे में कि बिहार की मिट्टी ही डिसाइड करेगी कि यहाँ पे फसल कैसा होगा, है ना। और मिट्टी को कौन डिसाइड करता है, हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार की मिट्टियाँ, बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी से समझने से पहले तो आपको ये समझना है कि मिट्टी क्या चीज़ है या मिट्टी कैसे बनता है ना। तो मिट्टी बनता है वो है चट्टान से, यानी एक प्रोसेस है कि ये चट्टान है, चट्टान टूटता है, चट्टान के बाद बनता है आपका गोलाइम बोलते हैं इसको, है ना। थोड़ा सा आप कंक्रीट टाइप का होता है। उसके बाद आप बोलते हैं इसको बजरी, उसके बाद वो बजरी में बनता है। फिर बजरी टूट के छोटा होता है तो ये होता है रेत, और रेत के बाद इसको हम छोटा और होता है उसको बोलते हैं सिल्ट, और उसके बाद होता है चीका। ये है प्रोसेस चट्टान के टूटने का। ये टूटता क्यों है? चट्टान टूटता है इस वजह से, पत्थर इस वजह से कमज़ोर होता जाता है समय के साथ, क्योंकि इस पर गर्मी, बरसात, है ना, इस सब का प्रभाव पड़ता है और एक लंबे समय में वो टूटता जाता है ना। तो ये भी प्रोसेस है। अब आपको समझना है कि ये जो है ये वाला तीनों, यानी रेत, सिल्ट, चीका, इसी को हम मिट्टी बोलते हैं। आप समझ रहे? रेत का मतलब आपको समझ में आ रहा था, बालू से है ना। वही बालू क्या होगा कि ज़्यादा अगर पतला हो जाएगा तो उसी को हम चीका बोलेंगे, है ना। तो इसलिए अगर हम पूछें कि इस मिट्टी को अगर सिर्फ जिसमें रेत का मात्रा ज़्यादा है, इसको हम बोलेंगे रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, या हम इसको बोल सकते हैं बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी, है ना, बालू है। और यदि हम इसकी एलिमेंट ज़्यादा है किसी मिट्टी में तो हम इसको बोलते हैं कैवाल की मिट्टी, कैवाल मिट्टी, ठीक है। ये है। अब इस दोनों मिट्टी में क्या अंतर है? जो बलुई मिट्टी है उसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी अगर इस मिट्टी में आप पानी देंगे तो पानी क्या होगा कि मान लीजिए कि ये मिट्टी है, ये कौन सी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी में आप पानी देंगे तो ये पार हो जाएगा, यानी पारगम्यता ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और ये मिट्टी क्या होगा, नीचे से नीचे की ओर पहुंचता है, यानी कि ऊपर आपको समझ सकते हैं कि शुष्क रहता है और नीचे क्या होता है, आर्द्र रहता है। ये चीज़ें होता है ये रेतीली मिट्टी में, क्योंकि पानी जो है, यानी आप बालू जो देख रहे हैं ना, कि बालू में भी आप देखेंगे कि ऊपर सूखा रहता है, नीचे क्या रहता है, पानी रहता ही है बरसात के दिनों में। सेम उसी टाइप से मिट्टी में भी है। चीका में ठीक उल्टा होता है, ये भी बात आपको पता है। अगर मान लीजिए ये चीका है, चीका युक्त मिट्टी है या कैवाल मिट्टी है, तो इसमें थोड़ा सा भी अगर पानी पड़ता है, पानी दिया जाता है, तो वो क्या होता है, नीचे नहीं जाता है। इसलिए जब ऊपर ही रहता है तो ये क्या होगा, चिपचिपा, चिपचिपा रह जाता है। यानी हम इसको में बोलेंगे कि जो पारगम्यता है वो ज़्यादा हो जाती है, सॉरी, पारगम्यता कम होती है, और इसमें जो पारगम्यता है वो ज़्यादा होती है। क्लियर? तो जब पारगम्यता ज़्यादा है सॉरी, पारगम्यता अगर कम है तो इसमें क्या होगा कि अगर गर्मी का दिन आएगा तो इस मिट्टी में क्या होता है कि जो दरार का जो कंसेप्ट है, दरार फटता है, जिसको हम कैपिलरी प्रोसेस की वजह से पानी जो ऊपर खींचता है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, तो दरार उरार जो है इसी में फटता है, इसीलिए इसमें तुरंत जुताई कर दिया जाता है ना, स्वतः जुताई। तो ये तो हो गया मिट्टी के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी मिट्टी बेहतर है ना, रेतीली मिट्टी बेहतर है या चीका युक्त मिट्टी बेहतर है, यानी कौन सी मिट्टी में फसल बेहतर होगी? तो जवाब है कि ना रेतीली में ना चीका में। जवाब है कि ये जो तीनों है, रेत, सिल्ट, चीका, इसमें जो अगर अनुपात में, अगर मान लेते हैं 30-30% का अनुपात में मिल जाए, है ना, 30-30 नहीं, या 33-33%, अगर आप ऐसे समझें कि रेत, ये है सिल्ट और ये है चीका, अगर इसमें अगर 33%, इस भी 33% और ये भी 33% अगर मिल जाता है
तो क्या होता है कि एक कंप्लीट क्या बनता है, कंप्लीट मिट्टी बनता है, इसको हम बोलते हैं डोमट मिट्टी। ठीक है, रेतीली डोमट, चिकायुक्त डोमट। तो बेसिकली क्या होता है कि डोमट मिट्टी बनती है और ये क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, तो अगर हम मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करें, मिट्टी एक साइंस है ना, सॉइल साइंस, तो उसकी जानकारी को हम बोलते हैं पेडोलॉजी, यानी मिट्टी विज्ञान को आप क्या बोलेंगे, उसका नाम है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, तो ये भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मिट्टी क्या चीज़ें हैं और मिट्टी कैसे बनता है। वो बनता है चट्टान से। क्लियर है ये चीज़ें, और चट्टान ही छोटे छोटे टुकड़े में बंटता जाता है और उसी प्रोसेस में हम मिट्टी बनता जाता है। क्लियर है, ये है। यदि आप बिहार की मिट्टी की बात करें तो बिहार का जैसे आप फिगर बना लीजिए, मान लेते हैं कि ये बिहार है, ये बिहार है ना। आपके पास मैप होना ज़रूरी है, इसलिए जब भी हम बोलें कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो आपके पास मैप होना चाहिए, तो अब आपको क्लियर समझ में आएगा। इधर आपको क्या है, यह है यूपी, इधर है नेपाल, या आप इधर बोल सकते हैं हिमालय है, हिमालय है, और इधर जो है वो है छोटा नागपुर पठार। हमको सिर्फ यही दोनों से मतलब है ना, एक हिमालय है। हम आपको क्या बोले कि जो मिट्टी बनती है वो बनती है चट्टान के टुकड़ों से। चट्टान का छोटा छोटा जब टुकड़ा बन जाता है तो उसी को हम मिट्टी बोलते हैं। तो ऊपर हिमालय में भी चट्टान है और नीचे जो छोटा नागपुर का पठार है, जो पठारी एरिया है ना, यहाँ भी चट्टान है। तो होता क्या है कि जो उत्तरी बिहार का जो नदियाँ हैं, जो उत्तरी बिहार का जो मैदान है या उत्तरी बिहार का जो मिट्टी है, उसका किसका प्रभाव है, वो हिमालय का प्रभाव है। और जो दक्षिणी बिहार की जो मिट्टी है उसमें किसका प्रभाव रहेगा, छोटा नागपुर के पठार। और अगर इधर की बार बोलेंगे तो विंध्याचल की जो पठार है उसके पठार का प्रभाव रहेगा, क्योंकि वही मिट्टी जो है आगे जो है खिसकते हुए वो मैदान में आगे आ गया है, चाहे उत्तरी बिहार की नदियाँ, उत्तरी बिहार हो या दक्षिणी बिहार की मिट्टी हो। क्लियर है। अब आपको इस मिट्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी समझना है। आपको पता है कि इस एरिया में एक मिट्टी है, अगर हम उत्तरी बिहार की नदी यहाँ पे है, उसको हम बोलते हैं ना सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी है ना, यानी ये है पर्वतीय, ये जो है वो पर्वत है ना, पर्वतीय। और पर्वत के वजह से यही सोमेश्वर श्रेणी से जो पश्चिमी चंपारण के जो एरिया में जो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं पर्वत पादीय मिट्टी, है ना। तो इस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, पर्वत पादीय मिट्टी, या इसी को हम बोलते हैं पिडमॉन्ट मिट्टी। पिडमॉन्ट मिट्टी है ना। या तो दोनों सवाल है कि जो पिडमॉन्ट मिट्टी हम किसको बोलते हैं या पर्वत पादी मिट्टी, तो वो सोमेश्वर वाला है, वहीं से मिलती है ये मिट्टी, है ना। और इस मिट्टी में जो है यहाँ पे आपको पता है कि हम जब जलवायु पढ़े हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जलवायु वाला आप जो है वीडियो देख सकते हैं। तभी आपको हम क्या बताए थे कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो क्या होती है, ये पश्चिमी, ये जो पूर्वी भाग है किशनगंज वाला, और ये जो पश्चिमी भाग है जो पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि पर्वतीय बारिश भी होती है ना, उसके कारण यहाँ पे क्या होती है बाढ़ ज़्यादा। हम ये भी बोले थे कि जब हम पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। और जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तब भी क्या होगा,
जो वर्षा की मात्रा है वो कम हो गई। इसका मतलब क्या है, नॉर्थ में या पूरब में जो है, जो बिहार में है, बारिश की मात्रा ज़्यादा हो गई। इस वजह से इस जो मिट्टी है इसमें नमी भी ज़्यादा होती है ना, नमी ज़्यादा होती है। और जब नमी ज़्यादा होती है तो इसलिए इस मिट्टी में धान एंड धान और गन्ना के लिए उपयुक्त हो जाता है। तो एक मिट्टी तो हम पढ़ लिए उत्तरी बिहार की, हम अभी उत्तरी बिहार के ही बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो मिट्टी है ये तो हो गया। दूसरा मिट्टी है, इसमें हम बोल सकते हैं तराई मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, पहला, दूसरा है वो है तराई मिट्टी। और ये तराई किसका तराई में है, तो ये जो हिमालय का जो तराई एरिया है, यानी पश्चिमी चंपारण से लेकर, यानी ये वाला जो एरिया है तराई, जो सटा हुआ एरिया है, इसकी हम बात करेंगे, है ना। यानी जो ऊपर वाला जो है, चाहे वो मधुबनी हो, सुपौल हो, अररिया हो, किशनगंज हो, है ना, पश्चिमी चंपारण हो, तो वहाँ से जो पूरा पट्टी है, जो 8 डिस्ट्रिक्ट है, हम बात भी कर चुके हैं इस पर, है ना। तो इस एरिया में ही है तराई मिट्टी। और ये मान लेते हैं कि 7 से 10 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी है, इसी में तराई जो है क्या होता है, तराई मिट्टी का विकास हुआ। और तराई मिट्टी का विकास कैसे हुआ है, तराई मिट्टी का विकास हुआ है कि जो भी हिमालय की नदियाँ हैं, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो सभी नदियाँ जो उत्तरी बिहार में बहती है वो क्या है, हिमालय से ही निकलती है। चाहे तो आपका है गंडक नदी हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कमला हो, है ना, कोसी हो, महानंदा हो, तो ये सब नदियों के द्वारा क्या होता है कि मिट्टी का जो है, यानी हिमालय को काटते हुए, यानी मिट्टी और पत्थर को तोड़ते हुए, उसी को क्या होता है कि जो के उत्तरी मैदान में जो है वो जमा हो जाता है। इसलिए कुछ हिस्सा जो है इस एरिया में भी जमा होता है, और उसी को हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र की मिट्टी, और ये जनरली ये जो मिट्टी होती है वो दलदली होती है, दलदली मिट्टी होती है ना, ये होती है दलदली मिट्टी होती है। और जनरली यहाँ पर क्योंकि पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि यहीं से नदियाँ आती है, इसलिए ये मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे क्या होती है, जो पानी पर जो आधारित है ना, जिसमें पानी की ज़्यादा लगता है वो फसल ज़्यादा होती है। जैसे गन्ना, पटसन हो गया, धान हो गया, है ना, इसकी खेती होती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। हम उत्तरी बिहार के 2 नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो नदियां हैं, अब इसमें से 2 टाइप करें। अब क्या होता है कि इन्हीं नदियों के द्वारा जो अवसाद का जो जमाव है, हम पहले कल भी बात कर रहे थे कि जो उत्तरी बिहार की नदियां वो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है ना, मार्ग बदलती है। और मार्ग बदलने से क्या होता है, मार्ग इसलिए बदलती है क्योंकि जो नदियां हैं, नदियों में अवसाद ज़्यादा जमा हो जाता है। और जब अवसाद ज़्यादा जमा हो जाता है तो नदियां उतना पानी ढो नहीं पाती जितना पहले ढोती थी। और वो पानी क्या होता है, आसपास जो है, जो उत्तरी जो बिहार है पूरा फैल जाती है। ये तो हो गया। तीसरा हम बात करेंगे वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कौन होती है, जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं खादर मिट्टी, और दूसरा होती है वो है बांगर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही हम बोलते हैं कछारी मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी, कछारी मिट्टी। खादर मिट्टी वहाँ होती है जहाँ पर बाढ़ के कारण उस एरिया डूब जाता है, यानी बाढ़ में क्या होता है, डूब जाता है। और ये क्या होता है, बांगर मिट्टी क्या होती है कि बाढ़ में नहीं डूबती है, नहीं डूबती है। ठीक है, बांगर का मतलब बाहर, बाहर किससे, बाढ़ से। और खादर का मतलब खाई, मतलब किससे, पानी से। तो ये जो एरिया है, ये जो टोटल एरिया है ना, उसके जो नीचे वाला जितना भी उत्तरी बिहार का एरिया है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में क्या है,
कुछ खादर है और कुछ बांगर है। बांगर वो है कि जो बाढ़ में नहीं डूबते, खासकर ये वाला जो एरिया है ना, जो सिवान छपरा वाला जो एरिया है ना, या हम बोल सकते हैं घाघरा और जो गंगा का जो दोआब है, या घाघरा गंडक का दोआब। दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक नदी ये है, ये आ रही है, एक नदी ये आके मिल रही है, तो अगर इस नदी के बीच में जो कुछ एरिया है वो पानी में नहीं डूबता है ना, उसी एरिया को हम बोलते हैं दोआब एरिया, दोआब क्षेत्र। क्लियर? तो बांगर का जो विकास होता है वो जनरली दोआब क्षेत्र में ही होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि पानी की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। अगर पानी का व्यवस्था कर दिया जाए तो यहाँ भी जो है फसल के लिए उपयुक्त हो जाता है। जनरली जो इसमें जो होती है वो जैसे है पूर्णिया, मुजफ्फरपुर है ना, दरभंगा है ना, ये सब जो होती है, यानी बेसिकली आप इस एरिया की आप बात कर रहे हैं। अब ऐसे इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा जिला है वहाँ पे बांगर है, बांगर मिट्टी है, ऐसा नहीं है ना। या बांगर मिट्टी, या इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और ये जो खादर है इसको हम बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है? यानी ये है कि ऐसा नहीं है कि जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी वहाँ पाई जाती है, नहीं। कुछ एरिया है जहाँ हम बात कर रहे हैं कि दोआब वाला जो एरिया है वहाँ पे ही पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। और जो पानी जो बाढ़ में क्या होती है, बाढ़ में डूब जाती है, और वहाँ पे जो अवसाद जो जमा हो जाता है उसी को हम बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि नवीन जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, मिट्टी रिचार्ज मानी जाती है, हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ना पीला पीला जो मिट्टी आती है। तो वो मिट्टी कहाँ से आती है? ऊपर से काटते हुए, हिमालय को काटते हुए वो फैल जाती है। और फैलता इसलिए है क्योंकि अवसादीकरण हो जाती है। क्लियर है? तो यही दो चार है। पहला है कौन सा? पहाड़ी मिट्टी या पर्वतीय पादी मिट्टी है ना, इसको या पिडमोंट मिट्टी इसको बोलते हैं। सोमेश्वर की श्रेणी के आसपास है ना। ये कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण में है, ये भी आपको पता है ना। और ये जो तराई वाला एरिया है ये जनरली कहाँ से है? ये पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक है ना। ये जो पट्टी है 7 से 10 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है, यहाँ पे नमी ज़्यादा होती है। उसके बाद है कि बिहार को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हम बोलते हैं कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी, और इसी को हम खादर और बांगर में, जहाँ पे बाढ़ नहीं आती है उसको हम बोलते हैं बांगर मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और जहाँ पे बाढ़ आती है उसको हम बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है? तो सबसे उपजाऊ यही होती है। क्लियर है? ये चीज़ है, उपजाऊ होती है, और ये थोड़ा सा कम उपजाऊ होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा है उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है वो ये है। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी बिहार की मिट्टियाँ। ये है ना, ये बिहार का मान लीजिए मैप है, और ये जो है ये गंगा नदी है, गंगा है ना। ये है उत्तरी बिहार और ये नॉर्थ है, और ये कौन सा है? ये साउथ है। क्लियर? अब यहाँ से एक मिट्टी होती आती है, उसको बोलते हैं जो सटा हुआ ये एरिया है ना, यानी बक्सर से लेकर कहाँ तक? भागलपुर तक। और इस एरिया को हम बोलते हैं टाल मिट्टी, टाल मिट्टी, या हम इसको बोलते हैं ताल मिट्टी। यानी ये जो है लगभग कितना 7 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है, इसी को हम बोलते हैं टाल मिट्टी या ताल मिट्टी। यहाँ पे क्या होता है कि जो साउथ में होता है ना, कि गंगा के जस्ट सटा हुआ जो एरिया है
वहाँ पे होती है ना। इसमें क्या होता है कि रबी फसल के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि जो खरीफ फसल है यहाँ पे पानी ही जमा रह जाता है। इसलिए जब इसमें जो पानी निकलते निकलते यहाँ पे क्या होता है, अक्टूबर नवंबर का टाइम आ जाता है, तो क्या होता है, ये जो मिट्टी है यहाँ पे रबी फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। रबी फसल के लिए क्लियर है। तो ये तो हो गया दक्षिण बिहार की नदियों में। दूसरा जो एक नदी होती है, नीचे हम आपसे पहले भी बात किए हैं कि नीचे जो पठार है वो है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार का प्रभाव ज़्यादा है, जैसे हम ऊपर पर है हिमालय का प्रभाव ज़्यादा है। तो अगर यहाँ से अगर आप समझें कि अगर ये जो है, ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा है, कैमूर या रोहतास वाला है ना, यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो एरिया है ना, ये जो पट्टी सटी हुई है, यानी है ना, ये वाला है, ये वाला, और इसको अगर हम अलग कर दें, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जो है इसका प्रभाव ज़्यादा है। और इस मिट्टी को हम बोलते हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं, इस मिट्टी को बोलते हैं, हम बोलते हैं लाल और पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, यानी लाल पीली मिट्टी का मतलब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होता है औरंगाबाद से वहाँ से आप समझ सकते हैं भागलपुर, है ना, भागलपुर या बांका, यही सब एरिया में है। इसी में सब आ जाएगा, गया, नवादा, जम्मू, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो क्या है, लाल पीली मिट्टी। लाल क्यों होती है, लाल होती है फेरिक के कारण, आयरन के कारण, लोहा के कारण लाल हो जाती है। और उसमें जब मिट्टी जो है, सॉरी, पानी की मात्रा जब थोड़ा सा मिल जाती है, क्योंकि यहाँ से कुछ नदियाँ भी निकलती है, जैसे फल्गु है, पुनपुन है ना, क्यूल नदियाँ हैं। जब इस नदियों में इस जो मिट्टी में जब पानी मिल जाती है तो पीली हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाल और पीली मिट्टी, है ना। ये थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ, और यहाँ पे क्या होती है कि मोटे अनाज ज़्यादा होता है। मोटा अनाज का मतलब क्या हुआ, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो है फसल यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर है। उसके बाद ये जो मिट्टी है, यानी ये जो रोहतास और कैमूर वाला जो मिट्टी है, उसको हम बोलते हैं लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी का मतलब क्या है कि लोहा तो है, फेरिक तो है, और बालू की भी मात्रा है, क्योंकि यहाँ पे एक पठारी है, यहाँ पे एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं विंध्याचल का पर्वत, है ना। वहाँ से टूट टूट कर मिट्टी जो है इसके साथ, क्योंकि सोन नदी भी है, और सोन के साथ ये जो पानी है, सॉरी, सोन के साथ ये जो लाल और बलुआ जो अवसाद है इस एरिया में फैल जाता है ना। और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, लाल बलुई मिट्टी होती है। और लाल बलुई मिट्टी जो है ना, कैमूर और रोहतास में, और यहाँ भी हम समझेंगे कि मोटे अनाज जो है वो ज़्यादा होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि मोटे अनाज का मतलब है सिर्फ मोटा अनाज ही होता है, लेकिन मोटा अनाज के लिए उपयुक्त है ना। यहाँ पर भी धान होती है, गेहूँ होती है, मक्का होती है, सब चीज़ होता है, लेकिन क्या होता है कि इस एरिया में ये है। अब जो बच गया है, जो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है, इस एरिया में बाढ़ नहीं आता है। और जिस एरिया में बाढ़ नहीं आता है उसको हम क्या बात किए हैं, उसको हम बोले हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ तक है, ये भी है आपको बक्सर से लेकर भागलपुर तक, है ना। तो ये आपको समझ लेना है, बस इतना ही। कितना आसान है। अगर हम बात करें फिर से, अगर हम बात करें कि एक ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा, 4 ऊपर था, 4 नीचे है ना। एक टाल मिट्टी है, वो बक्सर से लेकर
कहाँ तक? भागलपुर तक है। 10 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी किसके साथ? ये गंगा नदी के साथ है ना, ये गंगा के साथ है जो पतरी पट्टी होती है, और ये किसके लिए है? रबी फसल के लिए उपयुक्त है। दूसरा है लाल पीली मिट्टी, औरंगाबाद से भागलपुर बांका तक है ना। यहाँ पर फेरिक की मात्रा, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है ना, और ये कम उपजाऊ होती है, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर पठार का जो है प्रभाव ज़्यादा है, या हम इसी को पठारी मिट्टी भी बोल सकते हैं, है ना। लाल बलुआ पठार और लाल पीली मिट्टी को हम पठारी मिट्टी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये पूरा पठार है, छोटा नागपुर का पठार का अंश है। जो हम पहले भी पढ़े हैं कि 3 से 4% जो पठार है छोटा नागपुर का, वो कहाँ है? वो बिहार में है ना। कैमूर और रोहतास में जो है एक मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी, ये भी फेरिक के कारण, और बालू तो है ही मोटे अनाज के लिए। और हम चौथा पढ़े हैं वह है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो है क्या? बक्सर और भागलपुर, इसी में पटना उटना सब आ जाएगा, है ना, गया के उत्तरी साइड। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे आता है। तो 4 हम ऊपर पढ़े, 4 नीचे पढ़े। भाई यहीं से सवाल आता है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा फसल कहाँ पे होता है, क्योंकि फसल से हम इसमें बात नहीं करेंगे, आगे हम जब कृषि पढ़ेंगे तो हम इसमें अलग से बात करेंगे। सिर्फ आपको मिट्टी समझना है कि मिट्टी कहाँ कहाँ की बातें हो रही है। क्लियर है? थैंक यू।